नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को यादव महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि यादव समाज को लेकर के जो पार्टियां राजनीति करती है उन पर दमदार तरीके से कटाक्ष किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यादव समाज का ठेका किसी एक ने नहीं उठा रखा है। आपको बता दें कि इस दौरान देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे, जहां पर उन्होंने भी विपक्ष के तमाम नेताओं पर जोरदार तरीके से प्रहार किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को उत्तर प्रदेश पहुंचे और इस दौरान देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को यादव महाकुंभ में समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव का जिक्र किए बिना कहा कि यादव समाज किसी एक परिवार का ठेकेदार नहीं है। उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री का पद जिनके घर में था, उनसे पूछना चाहिए था कि उन्होंने यादव समाज के लिए क्या किया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना सपा के परिवारवाद पर तंज कसा। कहा, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पहले से किसी को नहीं पता होता कि कौन कब क्या बनेगा। यहाँ एक साधारण कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक बन जाता है, वहां बड़े बड़े पदों पर पहुंच सकता है। जबकि एक ऐसी भी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता पहले से जानता है कि उसकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और कौन सीएम बनेगा। आपको बता दें कि डॉक्टर यादव ने लखनऊ जिले के गुडौरा में आयोजित यादव महाकुंभ में कहा कि मैं एक किसान परिवार का बेटा, अभाव एवं कठिनाइयों में पला बढ़ा हूं। मेरे पिता राजनीति में भी नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है, इन व्यवस्थाओं को वो जानते तक नहीं है, लेकिन बीजेपी ने हमें आगे बढ़ाने का काम किया है। एक बार सुनिए कि कैसे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव परिवारवाद को लेकर के पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। अपना बाबा विश्वनाथ और महाकाल दोनों का विशेष संबंध है, तो हम एक बार हर हर परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद मनुष्य के हाथ में परमात्मा ने ये 2 मौके नहीं दिए। एक उसका पैदा होना, वो जहां चाहे पैदा हो सकता है, ऐसा उसके हाथ में नहीं, और दूसरा शरीर कब छोड़ना, ये भी परमात्मा जन्म के समय लिख देता है कि ये इसका समय नियत है। और आने और जाने के क्रम में कई जन्मों के पुण्य हो अगर किसी का, तो उसका हिंदुस्तान में जन्म होता है, ये हमारा सबका सौभाग्य है। और काल के प्रवाह में ऐसी कई सभ्यताएं, कई संस्कृतियां आई और गई, कोई टिक नहीं पाई, लेकिन ये भारत का सौभाग्य है, हमारी सनातन संस्कृति आज तक अक्षुण्ण है, उसको बाल बराबर भी कोई कष्ट नहीं हुआ है। काल के प्रवाह में कई आक्रांत आए, कई गए, और इन आक्रांताओं से निपटने का अलग अलग समय में अलग अलग जो कोई महापुरुष हुए हैं, उनने अपनी बड़ी भूमिका अदा की, और उस बड़ी निभाई भूमिका के आधार पर दुनिया उनको उस नाम से पहचानती। काल के प्रभाव में एक घटनाक्रम अपने इस उत्तर प्रदेश की धरती पे भरत भूमि पर घटा था, और उस घटने वाली घटना को सब जानते हैं अलग अलग प्रकार से। और वो घटना क्या थी हम सबको मालूम है। कोई भविष्यवाणी हुई कि कोई ऐसा बालक आएगा जो कंस की सत्ता को चुनौती देगा, जो सत्ता में बैठ जाता है, राजनीति में बैठ जाता है, राजनीतिक ताकत हासिल कर लेता है। तो ये राजनीति का एक गुणधर्म भी होता है कि उस गुणधर्म के आधार पर व्यक्ति मदहोश हो जाता है। ताकत के भरोसे से सदुपयोग करने के बजाय
उसकी दिशा भटकती, और भटकती दिशा हमेशा मदहोश आदमी को अंदर से भयभीत कर देती है। और भयभीत आदमी हमेशा अपनी चुनौतियों को निपटाने के अपने अपने षड्यंत्र लगाता है, अपने अपने प्रकार लगाता है, और उस प्रकार के लिए वो किसी भी स्तर पे चले जाता है। उसको एहसास ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, उसके करने का इतिहास में उसको किस नाते से जाना जाएगा। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन काल को, क्योंकि हम जहां बात कर रहे हैं, आज मैं आया था उत्तर प्रदेश के दौरे पे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस देवभूमि से हमारा 200-500 साल पहले का संबंध है। हमारे भी फोरफादर यही आजमगढ़ से गए थे, और अपने हिसाब से काल के प्रवाह में हम सब जानते, ययाति के पुत्र यदु से जुड़ने वाले यादव अपने पिता के कष्ट में भी हाथ बढ़ा के उस समय भी मदद करते दिखाई दिए थे, और आज भी कष्टों का निवारण करना भी जानते और अपनी पहचान बनाना भी जानते हैं। मुझे इस बात का सौभाग्य, और आप सबको भी इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि जो जहां है, जहां से जैसे चलता है। और भगवान कृष्ण के काल की जो मैंने बात कही है, हम सब जानते कि उस काल में उनको कष्ट हुए तो कहां से हुए थे, उनके ही रिश्तेदार से हुए थे। उस कहानी को दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन कष्टों की पराकाष्ठा के बाद भी आज भी हम उनको, भगवान कृष्ण को, उनके जीवन को, उनके जीवन के विविध ऐसे पक्षों को आज भी समाज जीवन में लाने की आवश्यकता है, जिससे उनके जीवन में आए हुए कष्टों से समाज सबक सीखे, उससे हिम्मत पाए और अपना मार्ग खोजे। मैं चूंकि यहाँ शिक्षा मंत्री रहा पहले मध्य प्रदेश सरकार में, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लॉर्ड मेकाले की 1835 की शिक्षा नीति को निकाल फेंकने के लिए कई प्रयास हुए, लेकिन पूर्णतः कोई अगर सफल हुआ तो ये 2020 की शिक्षा नीति में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो पुरानी काल कवलित हमारे राष्ट्राभिमान से विमुख करने वाली, हमको कई मौके पे हमारे अपने उत्कृष्ट उदाहरण भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, सनातन संस्कृति के ऐसे उदाहरणों से दूर हटाती थी। हमको अपने आप को कई बार उस शिक्षा नीति से जोड़ के देखें तो ऐसा लगता था कि हमारी जड़ों से हम काट दिए गए। तो जो अपनी संस्कृति पे गर्व नहीं कर सके, जो अपने अतीत पे गौरव नहीं कर सके, जो अपनी भावनाओं के साथ, स्वाभिमान के साथ दुनिया में बता नहीं सके कि हाँ हम कहाँ के शिक्षित हैं, वो ऐसा गौरवशाली पक्ष को पुनर्स्थापित करने के लिए जब शिक्षा नीति आई तो मुझे इस बात का गर्व है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में हमने वो नई शिक्षा नीति लागू की थी, जिसमें भगवान कृष्ण के विविध प्रसंगों को हमने उच्च शिक्षा का भाग बनाया। हमने उस पवित्र गीता के 18 अध्यायों में से कई सारे सुंदर मंत्रों का उदाहरण सहित उसमें डिग्री देने की पात्रता दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारी ये सरकार बनी जिसमें मैं आपके बीच में से खड़ा हूं, मुझे चूंकि राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते से बोलना चाहूंगा, जैसे भगवान कृष्ण के जीवन के जितने कष्ट थे, मैंने अभी हाल थोड़ी देर पहले ही कुछ बताया था, लेकिन उनके जीवन से उनसे सीखने की जरूरत है। जहां वो कष्टों में हम घबरा जाते हैं, अभी हमको लगता है कई धारा एक ही बह रही है, दूसरी धारा का ठिकाना नहीं लग रहा है, लेकिन आप बताओ भगवान के माता पिता को देखो, उनका कितना धैर्य होगा, जिनके 7-7 बच्चों को जेल में उनके सामने पैदा होते ही मार दिया जाए, तब भी वो धैर्य नहीं खोते हैं और 8वें बच्चे की प्रतीक्षा करते हैं। कोई एक बच्चे को कोई झापट मार दे तो माँ बाप को नींद नहीं आती, लेकिन 7-7 बच्चों को काल के उस कारागृह में अपने सामने पैदा हो और मरे, पैदा हो और मरे, पैदा हो और मरे, और फिर उम्मीद में कि आज नहीं तो कल इस सब का हिसाब चुकता करेंगे। ये हमारी संस्कृति पे आस्था बढ़ाती है। और हमने सबने देखा है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म के बाद से पूरा जीवन क्रम हम उनका अगर देख लें तो पूरे जीवन में इतने दृष्टांत थे, ऐसा लगता कि जीते जी अगर किसी को भगवान कहा गया तो गोपाल कृष्ण को ऐसे ही नहीं कहा गया होगा। प्रत्येक घटना से पूरे समाज ने उनके उदाहरण सामने लिए। जो बच्चा अपने घर में आंख खोल के देखता है, कभी पूतना मारने आती, कभी बकासुर, कभी धेनासुर, एक के बाद बच्चे को ही मारने के लिए जब लगातार आते हैं,
लेकिन वो सारे कष्टों से अपने आप निकलते निकलते ध्यान में आता उनको कि मुझे अपने सज्जन शक्ति इकट्ठा करना पड़ेगी। और हमने सबने देखा कि वो गोपाल बाल लीला करते करते जो उनने अपने भगवान ने गोकुल वृंदावन में जो बाल मंडली बनाई, लोग उसको रासलीला कहते हैं, मैं तो कहता हूं एक तरह से बाल सेना खड़ी करी थी। और बाल सेना का कॉन्फिडेंस लाने के लिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुरा करके कालिया नाग के ऊपर नाच करके संसार में जो दिखा दिया कि हमारे लिए कठिनाइयां तो आएगी लेकिन इसमें मुस्कुराना सीखना पड़ेगा। और उससे आगे बढ़ करके समाज शक्ति इकट्ठी होती है तो इंद्र से टकराने का भी साहस उत्पन्न होता है। हमने सबने देखा गोवर्धन पर्वत जब उठाया तो सबके सामने दुनिया में उदाहरण बना है। इंद्र जैसी महाशक्ति से टकरा करके भी भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया वो हम सबको सीखने लायक। और कंस को मारने के बाद तो वो पराक्रम तो इतना बड़ा था, उस पराक्रम से बढ़ के कोई क्या घटना होगी। लेकिन ऐसे पराक्रम में भी भगवान कृष्ण ने संदेश दिया कि हमको अपने जिस कारण से जो अन्याय होता है, कठिनाइयां होती, उससे लड़ने की जरूरत, डरने की जरूरत नहीं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है ऐसे कई प्रसंगों को, उसके बाद भी जो महत्व की बात है कि इतने बड़े कंस को धराशायी करने के बाद भी हमारे समाज ने उस समय कितना अच्छा निर्णय लिया होगा। कभी कल्पना करो कि भगवान अगर उज्जैन नहीं जाते, सांदीपनी आश्रम नहीं जाते, तो उनका ये गीता का अमृत वचन कहां से आता। 18 पुराण, 4 वेद, सारे उपनिषद, 64 कला, 14 विद्या कहां से सीखते। और जो जो चीज सीखा है जीवन में भगवान ने समय आने पे सबका उपयोग करके बताया। सारे घटनाक्रम बात के देख लो, जो जो चीज सीखी है और अपने आप पे भरोसा किया। केवल सरकार भरोसे काम न तब चला न आज चला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसे कई सारे प्रसंग अपने धार्मिक ग्रंथों में भरे पड़े हैं, वो सब हम पढ़ेंगे अपनी जगह। लेकिन लोकतंत्र में प्रत्येक अध्याय भगवान कृष्ण का हमको जीवन में सच्चाई के लिए संघर्ष करना सिखाता है। जो उनने कहा कि जो मेरे साथ आता है वो धर्म के मार्ग पे चलता है। तो वास्तव में आज के समय में हमने सबने देखा बदलते दौर का समय है। और बदलते दौर के समय में जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो स्वाभाविक रूप से हम मथुरा की तरफ क्यों नहीं देखेंगे। मथुरा की तरफ तो देखना ही पड़ेगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे मथुरा की तरफ जिनको देखने की और ये मथुरा का आनंद दिलाने की जवाबदारी थी, उनने क्या किया वो समाज के सामने। और तो और जो अवरोध बन रहे हैं उनके साथ मित्रता के साथ सरकार चलाने का अनुभव उनका रहा है। कितना दुर्भाग्य की बात है। कभी तो बोल देते भाई हमारी नहीं माने, आप तो साथ में बैठते थे, आप तो कह ही सकते थे कि भैया जो करो करो, कम से कम मथुरा तो मुक्त करो। हम इतना बड़ा ये समाज लेके चलते तो हमारे आराध्य को तो हम नमस्कार कर ले, उनको तो प्रणाम कर ले। भगवान राम के मामले में जो कष्ट हुआ वो तो सबके सामने है। लेकिन अभी भी मौका है, अभी भी तो बोल दो। अभी क्या देर हो गई, अभी भी कोई आ सकता कि नहीं आ सकता है। अगर आएंगे तो अपन मटकी फोड़ने चलेंगे कि नहीं चलेंगे, अगर मौका मिल जाएगा तो। ये जो हमारे बीच के ऐसे कई प्रसंग है। लेकिन आज चूंकि मैं इस बात के लिए उत्तर प्रदेश की धरती में जरूर बोलना चाहूंगा, राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते, ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की विशेषता है कि हमारी क्षमता योग्यता के बलबूते पर एक राजनीतिक दल के नाते से सारे दलों के बीच यही होना चाहिए कि जिसमें योग्यता है, जिसमें क्षमता है, वो किसी भी समाज का हो, उसको मौका मिलना चाहिए। इसीलिए तो क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण का उत्सर्ग किया। चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह तक सबने अपने प्राणों का बलिदान क्यों किया? क्योंकि देश की स्वतंत्रता चाहिए थी। और देश की स्वतंत्रता और राजसत्ता में फर्क क्या है? राजसत्ता में यही फर्क था कि जो पिताजी के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका वंश, केवल वो सत्ता चलाते थे। फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र का मतलब ये है कि हाँ, हम में योग्यता है, हम आगे बढ़ेंगे, हमारे से बढ़िया किसी की योग्यता तो वो आगे बढ़ेगा। वो किसी जाति समाज का हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। और मुझे इस बात के लिए प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने खुद के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र का जीवंत रूप दुनिया के सामने प्रकट करके दिखाया कि हाँ, ये लोकतंत्र एक चाय बेचने वाले परिवार को भी देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचाता है। और मुझे इसी बात की प्रसन्नता है, मैं भी खेती किसानी वाला परिवार का एक सामान्य व्यक्ति हूं, जिनके घर में से कभी कोई राजनीति में रहा ही नहीं, ना पिताजी ना भाई, कोई नहीं।
लेकिन पार्टी और तो और मुझे इस बात का लोकतंत्र पे और गर्व है। आप तो बड़ी बड़ी आबादी वाले लोग, आपका तो बड़ा क्षेत्र है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो हम 500 भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 2,80,000 में से भारतीय जनता पार्टी गर्व से मौका देती है और आपका भाई आपके सामने निकल करके आता है। ये हमारी पार्टी की विशेषता है। जो कहती है वो ऐसे खाली नहीं बोलती है। इसलिए मौका पड़ता है तो कभी शिक्षा मंत्री, कभी पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष, कभी उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष, और अब की बार तो जब विधायक दल की बैठक हो रही थी, जैसे आप लोग बैठे में तो आखिरी पंक्ति में ही बैठा था, तो मैं जिसके साथ बैठा था 1-1.5 घंटे से वो दोनों विधायक आज तक झगड़ा करते हैं मेरे से कि तुम इतनी देर से बैठे, तुमने बताया नहीं कि तुम मुख्यमंत्री बनने वाले हो। मैंने कहा तुमको कैसे बताऊं, मेरे को ही नहीं मालूम कि मैं कहां बनने वाला हूं। हमारी पार्टी की विशेषता है, ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि लोकतंत्र के अंदर सभी लोगों को, जिसके घर का कोई राजनीतिक एक तरह से पहचान न हो, उसके बाद भी उसको मौका देती। ये हमारी पार्टी, इस पार्टी के आधार पर मुझे इस पार्टी की विचारधारा पे गर्व है। और ये केवल अपनी पार्टी चलाने के लिए नहीं, ये समूचे लोकतंत्र के लिए गौरव की बात कि जिसमें योग्यता होगी वैसे सारे के सारे लोग जहां मौका पाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से मैं अगर आया हूं तो ये लक्ष्मण की नगरी है, लखनऊ, भगवान राम के अनुज की नगरी लक्ष्मणवती भी इसका नाम है। और माता गोमती के किनारे बसा हुआ ये नगर मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता है। मैं पवित्र क्षिप्रा जी के किनारे से आता हूँ। मां नर्मदा हमारी जीवन प्रदायिनी है। और हर हर महादेव के जब नारे लगाते तो 5000 साल पुराना सूरसेन यादव का नगर भी याद आता, उज्जैन, जिसके माध्यम से दुनिया हमको एक अलग रूप से देखती है। और मैं उम्मीद करता हूं और आप और हम सब मिलेंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में हम अपनी इस लोकतंत्र की भी जय जयकार करेंगे। और जितनी टैलेंटेड लोग हैं ये अपने साथ खड़े करके, क्योंकि ये बात तो सही है कि हम में से अधिकांश लोग ऐसे वंश से तो है नहीं कि उनके पिताजी कोई बड़े मुख्यमंत्री होंगे। मैं समझता हूं कि कमोबेश सभी लोग हमारे जैसे ही होंगे कि नहीं होंगे। तो हर एक को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो आज जहां खड़े हैं, मुझे आज मिला कल तुमको मिल सकता, यही तो पार्टी है भाजपा। इसी भाव से हमको चलने की जरूरत है। और मंत्री मुख्यमंत्री जरूरी नहीं, राष्ट्रवादी भाव को लेकर चलते हुए जीवन में प्रत्येक क्षण का उपयोग समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति के लिए हम कुछ समय दे सके, वो अधिकार संपन्न बनाने वाली कोई पार्टी है, वो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस सिद्धांत को फॉलो करती है, जिसके भरोसे से सनातन संस्कृति का वो हमारा पवित्र उद्देश्य, जिसको लोग कल्याण की भावना के आधार पर जानते हैं, जिसको अलग अलग प्रकार से जाना जाता है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस भी भाव से देखा जाए, लेकिन वो अंतिम से अंतिम गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने वाली, ताकत देने वाली पार्टी है। और यही लोकतंत्र की आखिरी इच्छा होती है। मेरी अपनी ओर से भाजपा के सभी पदाधिकारियों का, माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, आपका विशेष स्नेह और आभार मानता हूं। माननीय गिरीश यादव जी मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। गिरीश जी मुस्कुराते रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं। इनके चुनाव का मैं परिदृश्य देखता हूं तो थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन आप अपने बलबूते पर, जैसे मैंने कहा कि अपनी क्षमता योग्यता से आप जीतते आते हैं, दोनों के लिए बधाई। हमारे डिप्टी सीएम और मंत्री के लिए मंच पर संगीता जी ने कहा कि जैसे ही मेरी घोषणा हुई तो ये आनंद आना ही चाहिए। तो हमारे लिए तो परमात्मा की दया, संगीता जी ने राज्यसभा में दहाड़ करके अपनी बात कही तो आपने कहा 45 लाख लोगों ने लाइक किया, देखा है, बड़ी बात है एक तरह से। इसी प्रकार से यहाँ मंच पर बैठे सुभाष यादव जी, जब मैं आजमगढ़ आया था तो आजमगढ़ में किसी ने चिमटी फोड़ी तो इनने कहा तुमने चिमटी तो फोड़ी है, हिसाब में पूरा चुकता करूंगा। तो पूरे प्रदेश में हिसाब चुकता करा हमारे सुभाष यादव जी ने। संतोष सिंह जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, मैं उनका भी एक तरह से अपने मध्य प्रदेश की धरती से यहाँ आकर के अभिनंदन करता हूँ। हमारे रामचंद्र यादव जी, राहुल कोठारी जी, आशीष यादव जी एमएलसी, माननीय विजय बहादुर जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय हरिओम यादव जी पूर्व विधायक, माननीय मोनिका यादव जी जिला पंचायत फरुखाबाद की बहन जी कहाँ हैं, जोरदार अभिनंदन बहन जी के लिए भी। अजय यादव जी जिला पंचायत के अध्यक्ष शाहजहांपुर कहाँ हैं, अजय जी। और रामनिवास यादव जी पूर्व जिला अध्यक्ष, माननीय विनोद यादव जी आपका भी अभिनंदन है।
श्री जितेंद्र यादव जी पूर्व एमएलसी, श्री वर्षा यादव जी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं बदायूं से, माननीय रामचंद्र प्रधान जी एमएलसी, कहाँ है रामचंद्र जी, अभी आसपास में कहीं थे, डॉक्टर राम कैलाश यादव जी, राम कैलाश यादव जी, बहुत बहुत अभिनंदन साहब, वाह, आप गोपाल कृष्ण को साथ में ही रख रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माननीय डॉक्टर शंकरलाल लोधी जी प्रदेश मंत्री भाजपा, माननीय राम प्रताप सिंह चौहान जी प्रदेश महामंत्री भाजपा, श्रीमती शशि जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अलीगढ़ ब्रज प्रदेश, और जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूं ऐसे सारे आप सबको प्रणाम करता हूं और आपको निमंत्रण देता हूं। बाबा महाकाल की नगरी में आइए, मध्य प्रदेश में आइए और हम सब मिलकर के भारत माता की सेवा करते करते अपने अपने राजनीतिक दल के नाते से अपने उत्तरदायित्व का पालन भी करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे लोक कल्याण का संकल्प है उसको पूरा करेंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आपको बता दें, इसी के साथ ही यादव महाकुंभ के दौरान सामने से कुछ लोगों ने पोस्टर लहराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में यादवों के साथ अत्याचार हो रहा है। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ये जाकर उनसे बताओ जिनके घर में 4-4 बार मुख्यमंत्री का पद रहा हो। डॉक्टर यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जहां बात होगी और वहां उल्टा पुल्टा नहीं होगा तो मजा नहीं होगा। यह हमारे वंश में तो सामान्य सी बात है। कुश्ती नहीं हुई तो काहे का यादव, लाठी में दम नहीं तो काहे का यादव। उन्होंने कहा कि यादव समाज कालिया नाग की चुनौती से डरता नहीं है, बल्कि कालिया नाग को वश में करके नृत्य करते हुए समाज में शांति का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास मोदी की गारंटी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है ब्रिजेश पाठक, उन्होंने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान न सिर्फ उन्होंने उत्तर प्रदेश और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ की, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर के भी तमाम विपक्षी पार्टियों पर जोरदार तरीके से हमलावर भी नजर आ रहे हैं। सुनिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के 25 करोड़ लोगों की तरफ से मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश राज्य में आदरणीय मोहन जी ने जब से सत्ता की कमान संभाली है सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव दिख रहा है। उत्तर प्रदेश का यादव समाज, हम जब भी किसी भी जिले में दौरे पर जाते हैं वो बार बार हमसे आग्रह करते हैं कि मोहन भैया से हमारी भेंट करा दो, तनिक मोहन भैया हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे घर के हैं। तो जब भी अवसर मिलता है मोहन जी को, अभी आजमगढ़ के दौरे पर आए थे, आज लखनऊ में यादव महाकुंभ में उनका आगमन हुआ। हम ऐसे अवसर पर पूरे प्रदेश के यादव समाज के भाई बहनों से कहना चाहते हैं, मोहन यादव जी आपके परिवार के हैं, आप लोग मोहन जी से जुड़िए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए और हम सब मिलकर के एक बड़े बृहद परिवार का निर्माण करेंगे जो उत्तर प्रदेश में 80 के 80 कमल खिला करके माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपको बता दें कि यादव समाज को लेकर के यह महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर देखने को मिला था कि अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, जहां पर मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम के तौर पर चुना जाता है। हालांकि इससे पहले पिछले 3 टर्म में वहां पर सीएम का पद संभालते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आए थे, जहां पर काफी ज्यादा उनकी लोकप्रियता है और वहां पर मध्य प्रदेश में जो नौजवान है या फिर महिलाएं हैं उन्हें भाई या मामा कह के संबोधित करती है, जिसकी वजह से उनका मध्य प्रदेश के अलावा देश भर में मामा के नाम से उनकी छवि बनी हुई है। हालांकि इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने एक नया चेहरा सामने लाया और अचानक से इस बात का अनाउंसमेंट होता है कि इस बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बल्कि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बता दें कि उज्जैन विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, इसके बाद से ही लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं। जिस तरीके से उनके कामकाज करने की शैली है
वो भी लगातार उन्हें खबरों में बनाए रखता है। आपको बता दें कि जब वो मध्य प्रदेश के सीएम बने तो उन्होंने पहली ही कैबिनेट में ऐसे कई सारे चौंकाने वाले फैसले लिए जिन फैसलों को लेने के लिए कोई भी मुख्यमंत्री काफी ज्यादा समय लेता है या फिर काफी ज्यादा विचार करता है। दरअसल उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर के, खुले में अवैध तरीके से जो नॉनवेज बेचे जाते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के सख्त एक्शन भी लिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।